नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम सीबीएसई कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी संचयन पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 2 सपनों के से दिन इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी। आइए देखते हैं सबसे पहले लेखक गुरदयाल सिंह जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे गुरदयाल सिंह जी बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई। जब कॉलेज के प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास को पढ़ाने का मौका मिला उन्हें। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया, रिटायर्ड हुए। गुरदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश, माहौल और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े सहज रूप में वे अपने पात्रों, कैरेक्टर का चयन खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच से करते हैं, जो सदियों से सेंचुरीज टुगेदर, सैकड़ों वर्षों से अपने समाज की उस दूषित, गंदी, घटिया व्यवस्था के शिकार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन उनकी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही हैं, उनका शोषण करती रही हैं, बल्कि उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और बेबस किए हुए हैं, अत्यंत गरीब बनाए रखे हुए हैं, बेबस, मजबूर। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुरदयाल सिंह जी को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की। उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। गुरदयाल सिंह जी की प्रमुख कृतियाँ हैं मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे और आत्मकथा क्या जानूं मैं कौन। आइए पाठ का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 8 पर, पृष्ठ क्रमांक 9 पर सपनों के से दिन। शिक्षा काल में विद्यार्थी जीवन में पढ़ना ही विद्यार्थी का लक्ष्य होता है। प्रायः हर विषय की कोई ना कोई किताब पढ़नी होती। इस पढ़े हुए में से बहुत कुछ ऐसा होता है जो पूरी कोशिश के बावजूद भी याद नहीं रहता, और बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो एक बार पढ़ लेने मात्र से हमेशा हमारी स्मृति, याददाश्त में बस जाता है। प्रस्तुत आत्मकथा के अंश को दूसरी कोटि, दूसरी श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसे पढ़ने के बाद भुला पाना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाता है। यह अंश ये बतलाता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे, अनभिज्ञ थे। ऐसे लोग न केवल खुद अनपढ़ रहे, बल्कि उनके कारण उनके परिवार की भावी पीढ़ियाँ, आने वाली कई पीढ़ियाँ भी निरक्षर रह गई, अनपढ़ और शिक्षित रह गई। इस पाठ में स्मृति, यादों में बने रहने की जो सबसे अहम, मुख्य, प्रमुख वजह है वह यह है कि इसे पढ़ते हुए पाठक को बार बार ऐसा लगता है जो दिनचर्या, जो डेली रूटीन मेरी थी, दिनचर्या, दैनिक जीवन की समय सारणी मेरी थी, जो शरारतें, चुहलबाजियाँ, आकांक्षाएं, सपने मेरे थे, जो मैंने आज तक किसी को बताए भी नहीं, वे लेखक को भला कैसे मालूम हो गए, और उसने बिना मुझसे मिले ही मेरे दैनिक जीवन की समय सारणी, दिनचर्या कैसे लिख ली। आइए अब देखते हैं इस पाठ का सार। तत्पश्चात हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ सार, सपनों के से दिन। गुरदयाल सिंह जी द्वारा रचित सपनों के से दिन नामक आत्मकथा का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। गुरदयाल सिंह जी द्वारा रचित सपनों के से दिन नामक आत्मकथा में बचपन के कुछ दृश्य अंकित हैं। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। फटेहाल, खेलना और पिटना। बचपन में लेखक और उसके साथी एक जैसे ही थे। गरीब, फटेहाल, बहुत दरिद्र अवस्था में, फटे पुराने कपड़े पहनना, फटेहाल होना, लापरवाह होना और खेलने के शौकीन। वे रोज ही
लकड़ियों के ढेर पर से फिसलते हुए कितनी चोटें खाते थे। उनके मिट्टी भरे घाव देखकर माँ बहनें तरस खाने की बजाय उनकी पिटाई किया करती थी। बाप भी इतने गुस्सैल थे कि चाहे बच्चों को नाक मुंह से खून आ जाए परंतु वे पीटते ही चले जाते थे। फिर भी बच्चे अगले दिन खेलने पहुंच जाते थे। बचपन के सभी दोस्तों की आदतें भी मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर तो स्कूल जाते ही नहीं थे, कुछ गए भी तो अरुचि, दिलचस्पी न होना, रुचि न होना, अरुचि के कारण बस्ता तालाब में फेंक आए। उन दिनों अधिकतर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। वे सोचते थे कि बड़ा होने पर इन्हें बही खाता लिखना सिखवा देंगे, बही खाता अकाउंटिंग, बस इतना ही शिक्षा का महत्व है। लेखक के अधिकतर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने लगे थे। पता ही न चला कि खेलने के 4 दिन कैसे बीत गए, यानी बचपन कब बीत गया। वे सभी बच्चे पढ़ाई को तो कैद समझते थे। बचपन में घास कुछ अधिक हरी और फूल कुछ अधिक मनमोहक प्रतीत होते थे। घास अधिक हरी लगती है, फूल कुछ अधिक मनमोहते हुए प्रतीत होते हैं। आज भी लेखक को स्कूल के रास्ते पर उगे झाड़ों, उन पेड़ पौधों की खुशबू याद है। कभी कभी वे क्यारियों में उगे फूल की कलियां चपरासी की नज़रें बचाकर तोड़ लिया करते थे। वे कलियां उनकी जेब में पड़ी रहती थी या फिर वे उन्हें चबा जाया करते थे। तालाब और रेत में नहाना। तब स्कूल के शुरू साल में 1.5-2 महीनों की छुट्टियां होती थी। इन दिनों में लेखक अपने ननिहाल चला जाता था, नानी जी के घर। वहाँ नानी उन्हें खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी और प्यार करती। वे दोपहर तक गांव के तालाब में नहाते थे, बाद में नानी से कुछ भी मांग कर खाते थे। नानी उनकी बोली और कम खाने की आदत से बहुत खुश होती थी। वह अपने पोतों को भी, यानी लेखक के ममेरे भाइयों को, मामा के बच्चों को, उनसे कुछ सीखने को कहती। जिस साल लेखक ननिहाल न जा पाता उस साल वह गांव के तालाब पर चला जाता था और वह कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता। कुछ देर बाद रेतीले टीले पर चढ़कर वहां रेत के ऊपर लेटता था, फिर रेत से लथपथ होकर तालाब में छलांग लगा देता था। ऐसा वह उसके साथी कई बार करते थे। कई साथी तो तैरने की मुद्रा में हाथ पांव भी हिलाते थे, परंतु उन्हें तैरना नहीं आता था, इसलिए कई बार वे गहरे पानी में चले जाते थे। उन्हें भैंस के सींग या पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह दी जाती थी। कई बार मुंह में गंदला पानी भर जाता था, परंतु हाय हाय करके जैसे तैसे तालाब से बाहर निकल आते थे। छुट्टियों का काम, गृह कार्य, होमवर्क। इस प्रकार छुट्टियां बीतने लगती। 1 महीना बीतने पर छुट्टियों के काम की याद आने लगती। फिर सोचते कि हिसाब के यानी मैथ्स के, गणित के 200 सवाल निकालने हैं, यानी 200 सम सॉल्व करने हैं। रोज़ 10 सवाल भी किए तो 20 दिनों में तो हो जाएंगे, परंतु 10 दिन और बीत जाते, तब एक दिन में 15 सवाल निपटाने की बात सोची जाती। कुछ लड़के सोचते कि काम न करने पर के बदले में मास्टर जी से पीटना ज़्यादा सस्ता सौदा है। लेखक भी ऐसे बहादुरों की तरह सोचने लगता। ऐसे लड़कों का नेता था ओमा। ओमा का भयंकर सिर। ओमा मारने पीटने, बातें करने और गालियां देने में सबसे उस्ताद था, ऊपर था। उसका सिर हांडी जैसा बड़ा था। वह लड़ाई में सिर से वार किया करता था। वह केवल 4 फुट का ठींगना सा लड़का था। आंखें बिल्ली जैसी और चेहरा बंदरिया जैसा था। उसके सिर की जबरदस्त चोट से उससे 3 गुना बड़े लड़के भी कराह उठते थे। लड़कों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बम्बा रखा हुआ था। पीटी मास्टर का भय। लेखक का स्कूल छोटा सा था। सुबह प्रार्थना के समय सभी लड़के कतारों में खड़े रहते थे। अध्यापक भी एक जगह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े रहते थे, परंतु पीटी मास्टर प्रीतम चंद जी लड़कों की कतार ठीक कराने का काम करते। कतार क्यों, पंक्ति। लड़के उनसे बहुत भयभीत रहते थे। सभी लड़के पहले और आखिरी लड़के को देखकर सीधी कतार बनाते थे तथा बीच का अंतर भी बराबर रखते थे। जरा भी किसी लड़के ने कतार तोड़ी या खुजली की, प्रीतम चंद जी उस पर बाज की तरह झपट पड़ते थे। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा स्वभाव से बहुत नरम और हंसमुख थे। वे अंग्रेजी पढ़ाते थे। गुस्से में वे अपनी आंखें झपकाने लगते थे तथा लड़कों के गालों पर हाथ की उल्टी उंगलियों से चपत लगाया करते थे। वह चपत उन्हें नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती थी। शाबाशी का मुँह। बच्चे खुशी से स्कूल नहीं जाया करते थे, परंतु स्काउटिंग का अभ्यास कराते समय जब उन्हें रंगीन झंडियाँ हिलाने का मौका मिलता तो बहुत मज़ा आता था। जब लड़के बिना गलती किए झंडियाँ फहराते तो पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी दिया करते। उसे पाकर लड़कों को लगता था कि मानो उन्होंने फ़ौज में कोई तमगा, कोई मेडल जीत लिया हो। उन्हें पीटी सर की गुड और शेष टीचरों के गुडों, यानी शेष टीचर कई बार अगर गुड कह दें, उसकी तुलना में पीटी सर का कहा हुआ एक गुड उनके लिए बहुत मूल्यवान, अधिक मूल्यवान उन्हें प्रतीत होता। गुड शब्द का विशेषण बहुवचन रूप उन्होंने गुडों ऐसा लिखा है। अंग्रेजी का। पुरानी किताबों की बोरियत। लेखक को
हर वर्ष नई पुस्तकों की बजाय पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। हेडमास्टर शर्मा जी किसी धनाढ्य घर के बच्चों की किताबें लाकर, धनाढ्य अमीर बच्चों की किताबें लाकर उसे दे दिया करते थे। यदि उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते तो शायद पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा में ही छूट जाती। उन दिनों कापियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही इंक दवात पॉट, इंक पॉट पर मुश्किल से साल भर में 1 रुपया खर्च होता था। परंतु उन दिनों 1 रुपये में 1 सेर यानी 1 किलो घी आ जाया करता था। इसलिए केवल अमीरों के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। लेखक अपने 2 परिवारों में पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। लेखक को नई कक्षा में जाने का शौक कभी नहीं जागा। उसे नई कॉपियाँ, पुरानी किताबों से अजीब सी गंध आया करती थी। आज लेखक को लगता है कि शायद मास्टरों की मारपीट और आगे की मुश्किल पढ़ाई के कारण ही उसे पढ़ाई रुचती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी। उसे स्कूल अच्छा लगता था तो बस मास्टर प्रीतम चंद जी द्वारा कराई गई परेड, विसल या बूटों की खटखट से दाएं बाएं घूमने के कारण अच्छा लगता था। फौज में भर्ती होने का दृश्य, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर निकट आया। नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों की गिरफ्तारी में ही मर चुका था। राजकुमार भी अभी विलायत में ही पढ़ रहा था। अंग्रेज़ गांवों के युवकों को फौज में भर्ती करने के लिए आए। उनके साथ नौटंकी करने वाले भी थे। वे गांव के युवकों को फूल बूट का लोभ दिखाकर भर्ती करना चाहते थे। इसके लिए वे गाना गाते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, नया सैनिक। लेखक को स्कूल की वर्दी और बूट जुराब यानी मोजे पहनकर फौज का ही अनुभव होता था। मास्टर प्रीतम चंद जी की सख्ती। मास्टर प्रीतम चंद कभी मुस्कुराते नहीं थे। उनका रूप रंग स्वभाव डरावना था। उनके बूटों के पंजों के नीचे कील या एड़ियों में खुर्रियाँ लगी रहती थी। बच्चे प्रीतम चंद से नफरत भी बहुत करते थे। कारण था मारपीट। एक दिन वे फारसी, पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। वह शब्द रूप कठिन था। सब बच्चों ने बार बार याद किया, किंतु अगले दिन कोई न सुना पाया। मास्टर जी ने सब लड़कों को कान पकड़ने के लिए कहा। सब ने मुर्गा बनकर कान पकड़े। मास्टर जी चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करने के लिए कुछ ही मिनटों में पैरों में जलन होने लगती थी। हेडमास्टर जी की प्रीतम चंद को डांट। हेडमास्टर शर्मा जी ने लड़कों को मुर्गा बने देखा। उन्हें यह सहन न हुआ। उन्होंने उत्तेजित होकर क्रोध में आकर प्रीतम चंद से कहा, क्या चौथी कक्षा के बच्चों को सजा देने का यही ढंग है? फौरन बंद करो। यह कहकर हेडमास्टर गुस्से से कांपते हुए अपने कमरे में चले गए। कई दिनों तक मास्टर प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए। पता चला कि हेडमास्टर ने उन्हें मुअत्तल करने के आदेश की मंजूरी के लिए उनका नाभा भेज दिया था। मुअत्तल करना, इसका अर्थ हुआ निकालना, टर्मिनेट करना, सस्पेंड। पता चला कि प्रीतम चंद जी को इस मुअत्तली से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे थे। उनके पास बड़ी कक्षाओं के लड़के उनका कामकाज निपटाने जाते थे। उन्होंने बताया, प्रीतम चंद जी तोते के पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छील कर खिला रहे थे और उससे बातें भी करते रहते थे। लेखक को हैरानी होती थी कि इतना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें भला कैसे कर लेता है? क्या तोते को उनसे प्रीतम चंद जी से कोई डर नहीं लगता? तो यह था पाठ। अब इस पाठ के शब्दार्थ हम देख लेते हैं। कच्छी, कमर पर पहनने का लंगोट जैसा छोटा सा वस्त्र। तार तार होना, बहुत बुरी तरह से फट जाना। धूल मिट्टी लथपथ होना, पूरी तरह से भरा हुआ, सना हुआ। तरस खाना, दया करना। गुस्सैल, क्रोधी। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के मन की जानकारी देने वाला ज्ञान। रुचि, दिलचस्पी। बस्ता, किताबों का थैला। परचूनिये, परचून की दुकान करने वाला। आढ़तिये, आढ़त का व्यापार करने वाले। अलिफ बे जिम च, उर्दू की वर्णमाला के अक्षर। ए खेडन दे दिन 4, खेलने के दिन बहुत कम होते हैं, बचपन बहुत छोटा होता है। शती, शताब्दी, 100 वर्ष का समय। अनुकूल, अनुसार। कटे छांटे, काट कर संवारे गए। झाड़, झाड़ियाँ। महक, खुशबू। मोतिया, सफ़ेद रंग का एक खुशबूदार फूल। आँख मचाना, छिपाना। मेमना, बकरी का बच्चा। चर, खा। एहसास, अनुभव, बोध। उत्साहित, उत्साह से भरा। बास, सुगंध। महक। ननिहाल, नानी का घर। टीला, छोटी पहाड़ी। गंदला, मैला, तैराक, तैरने वाला। दुम, पूंछ। ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना, सहारा देना। हाय हाय करना, डरते डराते, बचते बचाते।
दिन गिनना, छुट्टियों के बीतने पर चिंता प्रकट करना, हिसाब लगाना, छुट्टियों के अनुसार काम को बांटना, दिन छोटे लगना, दिन जल्दी से बीतना, सहपाठी, साथ पढ़ने वाले साथी, सस्ता सौदा, आसान उपाय, हाड़ी बड़ा भिगोना, बालिश्त हथेली जितना, फुंकारता, आक्रमण करते हुए भयंकर आवाज़ करता, पसली छाती की हड्डी, कतार पंक्ति, घुड़की डराने की आवाज़, ठुड्डे पैर की नोक से की गई चोट, प्रयत्न कोशिश खुजलाना, खुजली करना, बाघ शेर झपट पड़ना, आक्रमण करना, पीटना, खाल खींचना, बुरी तरह पीड़ा पहुंचाना, प्रत्यक्ष करना, सामने दिखाना, आंख झपकना, आंख बंद करना और खोलना, चपत हल्की चपेट, अभ्यास करवाना, बार बार करवाना, फड़फड़ाती आवाज़, फड़फड़ की आवाज़ में लहराती हुई, दो रंगों का, झपकाते खोलते बंद करते, वेल बिगिन अगेन, शाबाश एक बार फिर करो, तमगा जीतना, पुरस्कार जीतना, मूल्यवान, कीमती, महत्वपूर्ण, डिसिप्लिन, अनुशासन, गुडविल, साख, सम्मान, ख्याति, एहसास, अनुभव, बोध, सतिगुरु, सद्गुरु, फटकारना, डांटना, डपटना, चमत्कार, हैरान करने वाला कार्य, धनाढ़, धनी, होल्डर, निब लगाकर लिखने वाला पेन जैसा उपकरण, रकम, धनराशि, चाव, शौक, जिक्र, चर्चा, अरुचि, दिलचस्पी न होना, श्रेणी, कक्षा, भावना, सोच, हर फन मौला, हर कला में माहिर, कुशल, परेड करवाना, अनुशासन में व्यायाम आदि क्रियाएं करवाना, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, बाएं दाएं, विसल, सीटी, राइट टर्न, दाएं मोड़, अबाउट टर्न, पूरा घूम जाना, ठक ठक, बूटों को धरती पर ठोकने की आवाज़, विश्व युद्ध, सारे विश्व का, संसार का आपसी युद्ध, रियासत, जागीर, प्रदेश, जंग, युद्ध, विलायत, विदेश, देसी रियासत, प्रदेश का शासन, जबरन, जबरदस्ती, भर्ती करना, सम्मिलित करना, नौटंकी वाले, नाटक आदि करने वाले, शामियाना, कपड़े का पंडाल, दृश्य दिखाने वाले अवसर, आकर्षित करना, खींचना, मस्करा, मजाक करने वाले हंसौड़, रंगरूट, सैनिक, अठे यहाँ, लूटे, टूटे लीतर, टूटे हुए खस्ताहाल जूते, उठे वहाँ, धुली वर्दी, धोई हुई वेशभूषा, खुर्रियाँ, जूते के नीचे लगने वाली लोहे की एड़ी, मोच आना, मुड़ने या टेढ़ा होने के कारण दर्द उठना, शब्द रूप, शब्द का रूप, घंटी, पीरियड, समय, जुबानी सुनना, ज़बानी सुनना, बिना देखे याद किया हुआ सुनना, घुर्राएं, गुस्से में बोलें, बर्बरता, जंगलीपन, क्रूरता, अत्याचार, उत्तेजित, गुस्से में भड़क जाना, डूइंग, कर रहे हो, पनिश, सजा देना, एट वंस, तुरंत, फौरन, तुरंत, मुअत्तल करना, निकालना, आदेश लिखना, फैसला लिखना, मंजूरी, स्वीकार कराना, महकमाए तामील, शिक्षा का विभाग, डायरेक्टर, निर्देशक, बहाल करना, वापस नौकरी पर बुलाना, चौबारा, ऊपरी मंजिल पर बना हुआ कमरा, रत्ती भर, जरा भी, चमड़ी उधेड़ना, बहुत बुरी तरह घायल करना, दहकती, गुस्से के कारण जलती हुई, भय, डर, अलौकिक, किसी अनोखी दुनिया से आया हुआ, दिव्य। आइए अब देखते हैं पाठ सपनों के से दिन। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20 पर आधारित है। पर दिया हुआ पाठ देखते हैं, सपनों के से दिन। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा था, उनकी हालत एक जैसी होता। नंगे पांव, फटी मैली से कच्ची, टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते, बहुत बुरी अवस्था से में फट जाते और अधिक कपड़े तार तार हो जाते, मतलब चिंदी कपड़े हो जाते, चिंदियों सी, मतलब इससे लगता है सड़ गल गए हैं। तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में वस्त्र पहुंच जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू खून बहने लगा है या उसको कहाँ चोट लगी, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाए कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी वे फिर खेलने चले आते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी हुई सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें
कुछ कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, और जो कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंका है और फिर स्कूल गए ही नहीं। न ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती उन्हें स्कूल भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। परचूनिये दुकानदार, आढ़तिये जो फसलों को मंडी में खरीदवाते हैं, मिडलमैन, एजेंट, ब्रोकर, आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है? अरे थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास जी से लंडे पढ़वाकर दुकान की बहियाँ लिखने लगा लेंगे। तो जो ये शब्द हैं इसका मतलब हुआ हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि, स्क्रिप्ट, और बहियाँ उसका मतलब है खाता, अकाउंट, यानी दुकान के हिसाब किताब का ब्यौरा, लेखा जोखा जिसमें लिखा जाता है वह खाता वो। तो पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी सीख नहीं पाया है, यानी अ आ इ ई जैसे हिंदी में वर्णमाला है वैसे ही उर्दू की वर्णमाला अलिफ बे जीम च। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चलता कि लोकोक्ति कहावतों के अनुसार ए खेडन दे दिन चार कैसे और कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शताब्दी सेंचुरी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, यानी 50 साल पहले, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े से ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे हुए थे, जो झाड़ियाँ थी जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते थे, उनके नीम से पत्तों जैसे पत्तों की महक आज भी आंखें मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियाँ की दूध से सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंखें बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु वह यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर हम क्या किया करते। शायद जेब में डाल देते थे, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की तरह, बकरी के बच्चों की भांति चर जाया करते थे, खुद ही खा जाते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते कक्षा में तो एक तरफ तो कुछ बड़े और सियाने होने का एहसास उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी महक आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तब स्कूल से शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वो छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। पहले 2-3 सप्ताह में तो खूब खेल कूद हुआ करती थी। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते, वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती, अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल नानी जी के घर न जा पाते, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतारकर नदी में कूद जाते। कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले पर आकर रेत के ऊपर लेटने लगते, गीले शरीर को गर्म रेत पर से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं ऐसा 5-10 बार करते और या 15-20 बार। कई बार तो तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, स्विमर हो, तैरने वाले हों, तैरना जानते हों। परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना भी नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह दी जाती। उन्हें ढाढ़स बंधाते, कूदते समय मुंह में गंदा पानी भी भर जाता तो बुरी तरह खांसते
कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी तरह बचते बचाते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुँचे जाते। फिर छुट्टियाँ बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए गृह कार्य होमवर्क दिया था उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब जो गणित हैं उसके मास्टर जी ने 200 से कम सवाल कभी नहीं बताए हैं। कम से कम वे 200 सवाल देते थे। मन में हम हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज़ निकालेंगे, हम हल करेंगे तो 20 दिन में तो पूरे हो ही जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों में 1 महीना बाकी हुआ करता था। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो हम 15 भी आसानी से रोज़ निकाल सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते भागने लगती। दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा नामक बालक, इनका सहपाठी हम उम्र हमजोली हुआ करता। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, हांडी जितना। उसके ठिगने 4 बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुफकारता हुआ सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते, बिलबिला जाते। हमें डर लगता था कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर तो वह था ही। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, अंग्रेज़ी के अक्षर एच की भांति बने हैं। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर जी श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा एक चिक लटकी रहती, एक पर्दा रहता। स्कूल की प्रार्थना के समय वे बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद जी पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वे उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते, यानी बहुत बुरी तरह से पिटाई करते। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेज़ी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी को चमड़ी उधेड़ते हुए देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वे गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकते अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते। तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले लड़के भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते कि मास्टर जी को पीटना भी नहीं आता, इतना धीरे से पीटते हैं। वे चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती। तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी वे, परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4वीं कक्षा तक केवल 5-7 लड़कों को ही छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली नीली झंडियाँ
हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में दोरंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो वह पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों में साल भर लिखी गई गुडों यानी गुड शब्द का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता था कि सतगुरु यानी सदगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, बिन भय होए न प्रीत को पाला, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा ही था जैसे आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दें तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी बिल्कुल वैसी ही हुआ करती। हर वर्ष अगली श्रेणी अगली कक्षा में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते। वे धनाढ्य लोग थे, अमीर थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताब लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती थी तो शायद इसी बहाने कि इतना खर्चा हो रहा है पढ़ाई मेरी 3री या 4थी कक्षा में छोड़वा दी जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा मैं तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही द्वात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये पूरे साल भर में खर्च हुआ करते। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर 1 किलो घी आ जाया करता था और 2 रुपये की 1 मन यानी 40 सेर 40 किलो गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव, ऐसी रुचि, दिलचस्पी कभी भी महसूस नहीं हुई जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात तो यह थी, मुझे नई कॉपियों पुरानी पुस्तकों में ऐसी गंध आने लगती, महक आती कि मन उदास होने लगता। उसका ठीक ठाक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितने भी मनोविज्ञान साइकोलॉजी की जानकारी है इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कि कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जम कर बैठ गया था। सभी तो नए न होते थे परंतु 2-3 हर साल ही वही टीचर होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते जैसे हम हरफन मौला हो गए हों, ऑलराउंडर जीनियस हो गए हैं, उस्ताद हो गए हों। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ ऐसे चमड़ी उधेड़ देने को वे तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियर के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतमचंद जी जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विसल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियाँ पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूँ, फौजी जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया और तमिलनाडु के कोडाई कैनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया। उस राजा का बेटा कहते हैं कि अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में अंग्रेज़ की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गाँव से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। सैनिकों की भर्ती ज़बरदस्ती नहीं करवा पा रहे थे। लोगों को फौज में भर्ती कराने के लिए सब
जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने टेंट लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी मुझे याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने हुए गाया करते थे। उन ग्रामीणों को फौज में भर्ती करवाने के लिए, प्रभावित करने के लिए वे क्या गाते थे? भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लितर, उठे मिलेंगे बूट। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे पहने से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट। यानी रंगरूट यानी नया सैनिक जो भर्ती होने वाला है। तो आप जो भी हैं जल्दी आ जाइए। यहाँ पर आपके टूटे पुराने फटे पुराने जूते हैं, खस्ता हाल जूते हैं, लेकिन वहाँ पे ये देखिए इस तरह के शानदार जूते मिलेंगे आपको। और यहाँ पर आप फटे पुराने कपड़े पहनते हो, वहाँ पर आपको नए नवेले आप ही के लिए सिलाए हुए सूट पहनने को मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे,